कि इस बार मुस्लिम महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी और इसी का असर जो है एग्जिट पोल में भी दिख रहा है। और जो इस समय पश्चिम बंगाल में अराजकता बढ़ी है उसका सबसे बड़ा रीजन अवैध घुसपैठियों का पश्चिम बंगाल में बस जाना है। ये जिस स्टेट की मुख्यमंत्री ही जय श्री राम के नारे लगाने पर अपने कमांडो से ये कहे कि इन लोगों को पहले पकड़ो और पीटो, तो उस स्टेट में आम नागरिक को जय श्री राम के नारे लगाने के लिए प्रतिबंध है। ये सभी लोगों को मानना चाहिए कि अगर इस बार टीएमसी फिर से रिटेन करती है तो दूसरा कश्मीर बनने में समय नहीं लगेगा पश्चिम बंगाल को। उसी तरीके से मारे पीटे जाएंगे भारतीय नागरिक, जिस तरीके से कश्मीर में पीटे गए उसी तरीके से पलायन करेंगे जिस तरह कश्मीर से किए, और भारतीय फोर्सेस को भी वो कर बांध कर और पत्थरबाजी कर कर मारेंगे और कोई बोलेगा नहीं। क्योंकि टीएमसी का जाना जरूरी है। अगर अब चुनाव में पूरी वोटिंग पैक हो चुके हैं, अगर अब भी चुनाव के बाद नहीं जाएगा तो मुझे लगता है कि ये बंगाल की जनता की हार होगी, भारत के लोकतंत्र की हार होगी, भारत के संविधान की हार होगी और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की हार होगी। नमस्कार, आप न्यूज़ चौक देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और जो वोटिंग प्रतिशत है वो 90% के आसपास है। ऐसे में आपको भी ये पता होगा कि वोटिंग प्रतिशत जब बढ़ता है तो वो वर्तमान सरकार के खिलाफ होता है, ऐसा कहा जाता है। और जो कल एग्जिट पोल जिस तरह से आए हैं, जिसमें से ज़्यादातर एग्जिट जो पोल हैं उसमें ये दिखाए गए हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल जी हैं। ये लगातार कहते रहे हैं पश्चिम बंगाल को लेकर, और जो एसआईआर के मुद्दे हुए थे उस पर भी मैंने इनसे बातचीत की थी। तो बात करते हैं सर, किस तरह देख रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल में एसआईआर का असर दिख रहा है? क्योंकि हालांकि अभी बस एग्जिट पोल आया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की एक चीज होती है, लेकिन पिछली बार जब बिहार में चुनाव हुआ तो उसमें साफ साफ देखा गया कि वोट परसेंटेज भी बढ़े और जो पार्टी थी वही रिटेन की और अच्छे मार्जिन से रिटेन की। तो कहीं ना कहीं अभी जो है प्री मेच्योर स्टेटमेंट होगा ये कहना कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मेरा मानना है कि इस बार वोट परसेंटेज बढ़े हैं, उसका बहुत दिल से प्रशंसा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी किया है। और हम सभी अधिवक्ताओं का कहना है कि बंगाल के लोग जो बार बार कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जागरूक, पढ़े लिखे और विद्वान हैं, उन्होंने इस बार के चुनाव से ये सिद्ध कर दिया है। क्योंकि एक स्टेट में अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो अलग स्टेट को वो उदाहरण के तौर पर पेश दिया जाता है और लोग जाकर अपने वोट करते हैं। तीसरी बात इस में पूरे मामले में कहूंगा मैं कि इस बार ज्यादातर चांसेस हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि महिलाओं ने इसका विरोध किया है। क्योंकि महिलाओं को बार बार पूरे चुनाव के मद्देनजर रखते हुए और उसके पहले भी कई सारे ऐसे चीजों को झेलना पड़ा जिससे कि वहां की महिलाएं खुश नहीं थी। चाहे पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा एक नियम निकाल देना कि 10 लाख रुपए उन महिलाओं को दिया जाएगा जिसका रेप होगा। दूसरा कि पश्चिम बंगाल की एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री का यह कहना कि महिलाएं 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलें। तीसरा, आरजी कर मेडिकल रेप केस में जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा लीपापोती की गई सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें इन्वॉल्व वेस्ट बंगाल टीएमसी के कार्यकर्ता थे, तो उसमें कई महिलाओं का कहना था कि हमें पूरी तरीके से आजादी नहीं मिल रही है और इसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। और मेरा जहां तक जो मैंने ग्राउंड पर देखा है कि इस बार मुस्लिम महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगी और इसी का असर जो है एग्जिट पोल में भी दिख रहा है, इसी का असर 4 मई को आने वाले रिजल्ट में भी दिखेगा। क्योंकि महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी तब देख लीजिए, चाहे वो बिहार में जब सरकार बनी तब देख लीजिए, और चाहे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में सरकार बनेगी तब देख लीजिएगा। एसआईआर का मैटर जब सामने आया था तो लगातार ममता बनर्जी विरोध कर रही थी, तो क्या एसआईआर का असर भी दिख रहा है पश्चिम देखिए, बंगाल में? एसआईआर के मामले में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत लताड़ लगाई थी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के ऊपर और उन्होंने कहा था कि कई राज्यों में एसआईआर चल रहा है, इवन यूपी जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां एसआईआर शुरू भी हुआ, एसआईआर खत्म भी हो गया, लेकिन कभी किसी ने कोई विरोध नहीं किया। तो सिर्फ वेस्ट बंगाल में ये आरोप क्यों लग रहे हैं? और अभी हमने देखा कि एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर भी जब हमले किए गए तो उनका आरोप यह था कि मुझे ऊपर हमला करने वाला बांग्लादेशी नागरिक है और ये बांग्लादेशी नागरिकों का झुंड है। तो कहीं ना कहीं इस बात से तो कोई दरकिनार कर ही नहीं सकता कि पश्चिम बंगाल के अंदर कई सारे अवैध घुसपैठिए आकर बस चुके हैं जो वहां के वोटिंग सिस्टम के, वहां के लोकतांत्रिक सिस्टम को, वहां के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को और एक बार
बार ऐसा हुआ कि वहां के हाई कोर्ट में भी इंक्रोच करके हाई कोर्ट के जज को केस नहीं सुनने दिए। और जो इस समय पश्चिम बंगाल में अराजकता बढ़ी है उसका सबसे बड़ा रीजन अवैध घुसपैठियों का पश्चिम बंगाल में बस जाना है, क्योंकि ये लोग ये बहुत भली बात जानते हैं कि अगर हम यहाँ कोई क्राइम करेंगे तो 6 घंटे हमें लगेंगे अपने देश में पहुंच जाने में, यानी कि बांग्लादेश, और उसके बाद यहाँ की पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगी। और इसका खामियाजा भारत के नागरिक उठा रहे हैं, और सबसे बड़ा खामियाजा इसमें भारत की महिलाएं, बंगाल की महिलाएं उठा रही हैं, जिसको हमको संदेश खाली में भी देखने को मिला, कलकत्ता के क्षेत्र में भी देखने को मिला, और कई सारे रेप के मैटर भी हुए उसमें भी देखने को मिला। आप किस तरह देख रहे हैं? जैसे एक वीडियो सामने आया, उसमें एक महिला वोट देकर बंगाल से निकल रही है और वो कह रही हैं कि जय श्री राम के नारे यहाँ नहीं लगाने देते, अल्लाह अकबर कहो, ऐसे नारे। तो ऐसी चीज़ों, देखिए, जिस स्टेट की मुख्यमंत्री ही जय श्री राम के नारे लगाने पर अपने कमांडो से ये कहे कि इन लोगों को पहले पकड़ो और पीटो, तो उस स्टेट में आम नागरिक को जय श्री राम के नारे लगाने के लिए प्रतिबंध है। ये सभी लोगों को मानना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मामले में केंद्र सरकार से बहुत बड़ी भूल हुई है कि वहां के नागरिकों के उतना प्रताड़ना झेलना पड़ा, फिर भी केंद्र सरकार ने कभी कोई भी इमरजेंसी नहीं लगाया, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करता अगर इमरजेंसी लगता, क्योंकि बहुत ज्यादा अराजकता पश्चिम बंगाल के अंदर फैल गई थी। अगर इमरजेंसी लगाकर पहले सीए, फिर एनआरसी, फिर उसके बाद एसआईआर कराया गया होता, तो आज जो एग्जिट पोल इधर और उधर की तरफ लुढ़क रहे हैं, एक तरफा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिखाते, और कहीं ना कहीं मेरा मानना था कि 200 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती इस चुनाव में। लेकिन पता नहीं क्या रीजन था, या उनके कानूनविद उन्होंने क्यों नहीं बताया कि इस राज्य में अभी जरूरत आ गई है इमरजेंसी लगाने की। और मैं आपके चैनल पे बहुत दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इस बार टीएमसी फिर से रिटेन करती है तो दूसरा कश्मीर बनने में समय नहीं लगेगा पश्चिम बंगाल को। उसी तरीके से मारे पीटे जाएंगे भारतीय नागरिक, जिस तरीके से कश्मीर में पीटे गए, उसी तरीके से पलायन करेंगे जिस तरह कश्मीर से किए, और भारतीय फोर्सेस को भी वो कर बांध कर और पत्थरबाजी कर कर मारेंगे, और कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हालात इस समय पश्चिम बंगाल में हुए हैं वो बहुत ही डरावने हैं। कई सारे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया कि हम अभी एक्टिंग टीचर हैं, और जब हम पढ़ाने जाते हैं तो हमारे क्लास के स्टूडेंट नहीं आते हैं, बांग्लादेशी नागरिक आकर बैठ जाते हैं और हमें छेड़ते हैं। इससे बड़ी बात एक देश के लिए क्या होगी जो संविधान के तौर पर चल रहा है, जो लोकतांत्रिक देश के तौर पर चल रहा है, और जिस स्टेट की मुख्यमंत्री महिला है। अगर महिला होकर भी महिलाओं का प्रोटेक्शन नहीं कर पाए या दुख दर्द नहीं समझ पाए, तो मैं नहीं मानता कि ऐसी महिला मुख्यमंत्री को उस पद पर बने रहना चाहिए। उन्हें तो खुद उस पद से त्याग दे देना चाहिए। और पश्चिम बंगाल की जनता को अगर मैं कहूं तो जो भी उनके द्वारा ये दिखाया जाता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में आके बहस कर लिए, या फिर हम मोदी के खिलाफ बोल दिए, या देश के खिलाफ बोल दिए, आप जरूर करिए। लोकतंत्र में यह आपका अधिकार है कि आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपने अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। आप रेप जो करते हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि हम 10 लाख देंगे रेप विक्टिम को। ऐसे तो हर कोई व्यक्ति फिर यही कहेगा कि महिलाओं को प्रोटेक्शन करने की बजाय रेप विक्टिम को 10 लाख रुपया दिया जा रहा है और रेप करने वालों के लिए कोई कड़ा कानून नहीं लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि बंगाल में एक अच्छे शासन के लिए इस बार टीएमसी का जाना जरूरी है। अगर अब चुनाव में पूरी वोटिंग पैक हो चुके हैं, अगर अब भी चुनाव के बाद नहीं जाएगा तो मुझे लगता है कि ये बंगाल की जनता की हार होगी, भारत के लोकतंत्र की हार होगी, भारत के संविधान की हार होगी, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की हार होगी। शाइनी घोष के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक सांसद हैं, उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। वो तमाम ऐसी जगहों पे जहां अल्लाह अकबर, जय श्री राम दोनों के नारे लगा रही हैं, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोग सिर्फ चुनाव में ऐसा नारा लगाएंगे। ऐसे ही टीएमसी के एक पहले विधायक थे, उन्होंने क्या किया कि चुनाव आने से ठीक पहले 6 दिसंबर के दिन को घोषित कर दिया कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। एक टीएमसी की जो नेता हैं वो कहती हैं कि काबा चलो। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी की नेता होने के साथ साथ वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टर भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे भी हैं। अगर उसके बाद भी इस तरीके से एक तरफा बयान अगर दिया जाएगा तो मेरा मानना है कि आगे चलकर संविधान को फिर से अवमूल्यन करने की जरूरत है इस देश के संसद को और सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं, रोक भी हैं। अगर उन रोक को नहीं माना गया तो आगे चलकर यही होगा कि लोग अपने हिसाब से अपने धर्म को इंटरप्रेट करेंगे, और
और जो बात चलती है कि हम संविधान नहीं मानेंगे, सरिया मानेंगे, वो जमीनी स्तर पर लागू होगा। जब ये फंसेंगे तो संविधान की दुहाई देंगे, बाकी समय ये सरिया की बात करेंगे और हमेशा कहेंगे कि हमारे अल्लाह से बड़ा कुछ भी नहीं, हमारे कुरान से बड़ा संविधान नहीं, और हमें इस देश में वो मोहब्बत प्यार नहीं मिली जो और देश में मिलती है। तो आखिर किस देश में मिल रही है? 52 मुस्लिम कंट्रीज हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे ही अलग हुआ भाग है। उन सभी देशों में जो स्थिति आज मुसलमानों की है उससे कहीं बेहतर स्थिति भारत के अंदर है। और जिस तरीके से चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ हो, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे एजुकेशन ग्रोथ हो, भारत के अंदर हुआ है, उन तमाम देशों में नहीं हुआ है जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, जहां पे मुस्लिम राष्ट्र है। तो कहीं ना कहीं इनको समझना चाहिए कि इस देश के संविधान की ये ताकत है कि चाहे वो मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, सबके लिए एक निगाह रखता है। और यही संविधान है जो आपको एजुकेशन में रिजर्वेशन दे रहा है, नौकरी में रिजर्वेशन दे रहा है, आपको इक्वलिटी के लिए अलग से मदरसे में एजुकेशन की बात करता है, और फंड तक दिए जा रहे हैं। और इवन अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक स्कीम आया है जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को आईएएस आईपीएस बनाने के लिए फंड दिया जाएगा, पढ़ाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। अगर इस देश में रहकर भी उन्हें सेफ और सुरक्षित नहीं महसूस हो रहा है तो दुनिया का कोई भी देश उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकता। उनके लिए फिर एक ही जगह है, वो 72 हुरों के पास, अल्लाह। आखिरी सवाल, एग्जिट पोल को सही मान लिया जाए? देखिए, मेरा मानना है कि जब तक पूरा निर्णय ना आ जाए एग्जिट पोल पे कुछ भी कहना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सेंसेक्स में उतार चढ़ाव के लिए लोग एग्जिट पोल इधर और उधर दिखाते हैं। अभी लड़ाई कांटे की है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे लोगों ने कहा है उसमें साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ चुनकर आ रही। हो सकता है कि ये एग्जिट पोल में भी बहुत बड़ा उलटफेर हो, और मेरा जो अनुमान है वो कम से कम 180 से 200 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये थे विशाल जी जिन्होंने बंगाल के मुद्दे पर अपनी राय रखी। बाकी एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल ही है, नतीजों का इंतजार करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। आप न्यूज़ चौक देख रहे थे। नमस्कार।